चर्चा पर भाईजान को दीदी का इल्ज़ाम आया है और भाईजान से यहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ों को जोड़ने की कोशिश की है। भाईजान सीधे तौर पर आप जिन्हें समझ रहे हैं, जिनकी तस्वीर भी हमने लगा रखी है, और भाईजान से मतलब वो तमाम लोग जिन्हें इस देश में अक़लियत कहा जाता है और जिनकी शिद्दत पसंदी, जिनकी कट्टरता की बात वज़ीर आला ममता बनर्जी करती हैं और उन्हें ही इस तरह की कट्टरता से सावधान रहने की बात कर रही हैं। तो सवाल यह है कि आपने इतने दिनों तक किया क्या? फिर आप जिनकी राजनीति करती हैं उन पर आपका कंट्रोल क्या खत्म हो चुका है, या वो आप कहीं आपके पाले से कहीं और जाने की कोशिश में है, जैसा कि आपका डर बताता है? इसको बात करने की, समझने की जरूरत है। लेकिन मैं आना चाहूंगा एक बार फिर विजय जी के पास। विजय जी, आप सवाल बहुत अहम उठा रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है मजलिस, वो ऐसे कि बीजेपी ने कभी कोई बड़ी कार्रवाई मजलिस के लोगों पर नहीं की, जबकि एक से एक बयान आए हैं और आते रहते हैं अक्सर। ऐसा क्यों? ये बड़ा सवाल है आपका, आप रख सकते हैं क्योंकि ब्रेक हो रहा था उस वक्त। उसके बाद मैं फिर जाऊंगा महेश जी के पास, क्योंकि थोड़ी देर बाद तृणमूल भी हमारे साथ होगी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा को हर उस जगह फायदा होता है जहां वोट बढ़ते हैं। जात पात की राजनीति में बड़ा विश्वास भाजपा का रहा है और लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने स्पष्ट कहा था कि कहीं कहा कि भी बुर्के में आतंकवादी हैं, कहीं कहा कि बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान हो रहा है। तो ओवैसी जैसे लोग इनका फायदा पहुंचाते हैं इनडायरेक्ट वे में। क्यों? वो जातिगत जहर उगलते हैं। वो कहते हैं कि अगर मुसलमानों को इतना मौका दे दिया जाए तो हम हिंदुस्तान खाली कर देंगे। तो इस तरह से हिंदुओं में रोष बढ़ता है। वो कहते हैं अच्छा ये लोग हमें मार देंगे, ये लोग हमारे साथ ऐसा कर देंगे। तो वो हिंदू जिनकी बात भाजपा करती है, जिनके अंदर जहर डालती है मुसलमानों के खिलाफ, वो बीजेपी के पास चले जाते हैं। जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस ने कभी भी जात पात की राजनीति की नहीं, सर्वधर्म सद्भाव की बात की, सबके विकास की बात की। आज मोदी जी को यह कहना पड़ा कि अल्पसंख्यकों का विश्वास भी हमें जीतना है। तो पिछले 5 साल जब आपने सत्ता रही आपके पास, तो उस समय आपने क्यों नहीं जीता? आपने काम किए होते, लेकिन काम तो आप कर नहीं पाए। इसलिए आज आपको जरूरत महसूस हो रही है, जिस तरह से ममता दीदी को महसूस हो रही है। उनको लग रहा है कि जो उन्हें 70-20 वोट मिला लोकसभा चुनाव में, वो अगर खिसक कर कहीं विधानसभा चुनाव में कम हो गया, इनको एमएलए बनाया हो जाएगी। उसके बाद इसके बाप को आपने जेल में डाल दिया। कांग्रेस को फायदा मिलेगा आपके बहकावे में नहीं आया, जब इसने अपने। लेकिन भाजपा का एक ही मकसद है राजनीति से, वहां पर जात पात की राजनीति को लेकर आगे बढ़े। और ये जब ममता दीदी के ऊपर आरोप लगाती है कि वो मुस्लिम परस्त है, तब कांग्रेस ने इनको जेल में डाल दिया। करती है, वहाँ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है वहाँ पश्चिम बंगाल के अंदर। तो अब भाजपा की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हिंदू विरोधी साबित करके ममता दीदी को किस लिए जेल में डाला? हिंदुओं के सारे वोट ले लिए जाएं। किस लिए जेल में डाला? ममता दीदी की समस्या ये है, जैसा कि बहन जी ने कहा, सीमा जी ने, कि भाई उनकी समस्या ये है कि जिन मुसलमानों के लिए उन्होंने इतनी बुराइयां मोल ली, अगर वो भी ओवैसी जैसे लोग उन्हें बांट देंगे तो उनका वोट बैंक चौपट हो जाएगा और वो खत्म हो जाएंगी पश्चिम बंगाल की राजनीति में। तो ये जो जात पात की राजनीति है, इससे सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को है। बताओ कि आप इसके लिए बीजेपी काम करती है, और इसलिए अगर ओवैसी बी टीम बनकर काम कर रहे हैं, पैसे लेकर काम कर रहे हैं, जो ये कहता है, जवाब क्यों नहीं देते कि उन्होंने ओवैसी के खिलाफ क्या कार्रवाई की? ओवैसी के खिलाफ जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देश को तोड़ने की बात विजय जी, आपने सवाल रखा ना, अगर संविधान में लिखा हुआ है कांग्रेस कि मुस्लिम राष्ट्र की परिकल्पना है, तो बीजेपी इन्होंने जेल में पूछ रहा हूं, वो बताइए। सीधे देशद्रोह है। आप मुझे ये बताइए, संविधान में लिखा हुआ है बंगाल में और बीजेपी खुलेआम कह रहे हैं इस कंगाली तंगहाली पे संविधान में लिखा हुआ है। कांग्रेस ने कभी ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ बोला? सवाल उठाए ना, धरना प्रदर्शन किया? मैं जी इस बात का जवाब दे दो। आए बाएं दाएं नहीं, आपकी पार्टी को ये मालूम पड़ वक्त गया नहीं मेरे पास। नहीं, मैं विजय जी देखिए, आए बाएं दाएं नहीं, जब इनकी जो सवाल विजय जी ने उठाया है कि जब इतना ही आपको वैसी कट्टर लगते हैं या उनकी विचारधारा कट्टर लगती है, आप खुद कहते हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? उकसाने की कार्रवाई अगर कोई कर रहा है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? पहले जो बातें आई उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? जब इन्हें पता चल गया कि उनके संविधान में लिखा हुआ है, जवाब दीजिए, कि वो देशद्रोह। जवाब दीजिए महेश जी। मुझे आप कह रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल जवाब दूंगा साहब, कि आप ये हमसे ये सवाल कर रहे हैं कि ओवैसी अगर उकसाने वाली बात कर रहे हैं या बहकाने वाली बात कर रहे हैं तो हम उस पर कार्रवाई, ये कार्रवाई की जो बात है, ये तब हम समझे ना जब कोई ऐसी बात, या कब आप अकरुद्दीन ने जब गलत काम किया तो उसको उठा के जेल में डाला या नहीं डाला?
वर्मा जी आपने खुद कहा है उनके संविधान में लिखा हुआ है मुस्लिम राष्ट्र की परिकल्पना, पूरी बात तो सुन ये लो, देशद्रोह नहीं है क्या? सुन लो, आपने इस मामले में क्या कार्रवाई की? आप अगर नहीं सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। यही कांग्रेस की नासमझी उसको ले डूबी है इस देश में। नहीं तो आप बता दीजिए ना, मैं आप खुद आपको कह बता रहे रहा हैं हूं। कि ओवैसी के संविधान में, पार्टी के पहली संविधान में बात तो लिखा आप- हुआ है कि मुस्लिम राष्ट्र की परिकल्पना, हाँ, तो ये तो देश के साथ देशद्रोह है ना। हाँ, देशद्रोह है ना। देशद्रोह में आपने अंदर क्यों नहीं डाला ओवैसी नहीं तो को? आप उसी देशद्रोही से ओवैसी की पार्टी पर बैन क्यों नहीं लगाया अरे भाई आपने? तो वही देशद्रोही से आप हाथ मिला के सरकार अरे बनाए भैया, केंद्र हैदराबाद में आपकी में। सरकार है, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? हम जवाब कह दो ना। रहे हैं कि ये कार्रवाई के अगर लायक कोई आदमी अपने संविधान में ऐसी चीज को रखा हुआ है तो वो कानून सम्मत उस पे कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो कमाल कर सकती रहे हैं आपने। है। ऐसा कहीं बिल्कुल भी हो सकती है, मैं नहीं कह हो रहा हूं। सकता है। ये राज्य सरकार का विषय है। आप अपनी चीजों को क्या पहले बात समझ कर रहे हैं? लीजिए। राज्य सरकार अगर का राज्य विषय सरकार है, चाहती राष्ट्र है का तो विषय उसमें नहीं है। इमीडिएट फिर देशद्रोह FIR का करेगी। फिर राज्य आप बेकार की द्रोह बातें कर रहे हैं। चलिए ये काम केंद्र सरकार की नहीं है। समझ रहा हूं। ये केंद्र सरकार का नहीं है। महेश वर्मा जी, आप भी अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिएगा कि क्या मजलिस के आईन में ऐसा कुछ है, क्योंकि उनके प्रवक्ता जो उनकी पार्टी के रियासती सदर हैं वो भी फोन पर कह रहे थे कि सीधे तौर पर उन्होंने ना तो इसको इनकार किया और ना ही इसका समर्थन किया। इमरान तो साहब, मैं क्या समझूं इसको? सुन लीजिए, और 1927 में इसकी तो फिर स्थापना आप कार्रवाई हुई कीजिए जो कह रहे हैं। और आपकी हैदराबाद सरकार है, मुस्लिम राज्य आपकी बनाने सरकार की इतना गंभीर मामला है तो हैदराबाद फिर को क्यों ना मुस्लिम- समझा जाए कि बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती है मजलिस, नहीं। जैसा कि इल्जाम लगता रहता है। नहीं। ये ममता बनर्जी जो कह रही इमरान है भाई, पैसे लेकर। मैं एक बात बोलूं, जो आप कह रहे हैं कार्रवाई बीजेपी क्यों नहीं करती, एक इसका देखिए मैं आपको बता दूं, जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड होती हैं। जब आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट देखते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ धर्म और जाति के नाम पे राजनीति करना या किसी भी तरीके के हेट्रेड को भड़काना ये चुनावों में एक्सेप्टेबल नहीं है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ किसी धर्म या किसी जाति के नाम पे नहीं चल सकती है। लेकिन अभी जो बात महेश जी ने करी है, इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाई और मुझे लगता है कि इसको वेरीफाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि क्या इनके संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। क्योंकि अगर इनके संविधान में ऐसा लिखा हुआ है तो लीगली आइडियली इनके खिलाफ एक कंप्लेंट की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मैटर जा सकता है, क्योंकि एक सेकुलर स्टेट में एक पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है वो ये नहीं लिख सकती है कि वो एक मुस्लिम राष्ट्र की परिकल्पना करती है। और दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये कहनी है कि देखिए ओवैसी साहब लगातार बीजेपी के ऊपर सांप्रदायिकता की राजनीति करने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन जब आप इनको खुद देखते हैं तो हमेशा सिर्फ ये एक सेगमेंट की बात करते हैं। तो आज यहाँ पे हमें ये भी सोचने की जरूरत है। नहीं, पर वो तो कहते हैं हम मुसलमानों के साथ साथ दलितों की भी बात करते हैं, मजलूमों की, मजबूरों की भी धर्म बात के आधार करते पे आरक्षण मांगते हैं। देखिए वो धर्म के आधार पे कहते हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए इस देश में मिलना। और दूसरी बात देखिए, मैं तो बहुत ही विनम्रता से 2-3 चीजें मुझे यहाँ कहनी थी जो कि मुझे लगता है बहुत जरूरी है। जब हमारा संविधान ये कह दिया, संविधान ये कहता है कि हमारा देश सेकुलर है, तो सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो ये कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज धर्म के नाम पे वोट मांग कैसे रही हैं। ये संविधान की सबसे बड़ी अवहेलना है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में भी लिखा हुआ है, और जब संविधान कहता है कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी धर्म विशेष के नाम पे ना तो वोट मांगने का अधिकार होना चाहिए और ना ही वो एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड हो सकता है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे जो यहाँ पे कहनी है कि काफी समय से ओवैसी साहब सांसद रहे हैं। यहाँ पे एक रिकॉर्ड ये भी देखने की जरूरत है कि हैदराबाद के जिस हिस्से को बिलोंग करते हैं वहां पे मुसलमानों का जो एजुकेशन रेट है, जो उनका एम्प्लॉयमेंट रेट है, उसमें इतने सालों में ये कितना इंप्रूवमेंट कर पाए हैं। मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना और लगातार ये उनको डरवाना कि हिंदू कट्टर होता जा रहा है। देखिए मुझे तो एक सिंपल सी 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो हिंदुओं ने कभी नहीं कहा कि वो मुसलमानों के साथ नहीं रहना चाहते। विभाजन की बात किसने करी थी? मुस्लिमों ने करी थी ना, मुस्लिम लीग ने करी थी कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते। आप तो चले गए, आपने पाकिस्तान लिया, जो हिंदू यहाँ बचे उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हम मुसलमानों को अपने साथ नहीं रखेंगे। तो फिर आप उस बात को बार बार जबरदस्ती भड़का करके क्या एक और पाकिस्तान क्रिएट करना चाहते हैं? मुसलमानों को आप किस बात पे भड़काते हैं? अगर आप ममता बनर्जी की भी ओवरऑल मोडस ऑपरेंडी देखिए तो चाहे वो एनआरसी का इशू हो, चाहे बांग्लादेश से आने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों का इशू हो, इन्होंने हमेशा जाकर के उनको फेवर किया है। तो आज भी इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए देश सेकेंडरी है। ये आज भी मुसलमानों का इस देश में इंटीग्रेशन क्यों नहीं करते? ये सबकी बात क्यों नहीं करते हैं? ये सिर्फ एक सेगमेंट को क्यों उठाते हैं कि सिर्फ हम मुसलमानों की बात करेंगे? क्या ये डिवीजन नहीं है? इससे बड़ा तो डिवीजन हो ही नहीं सकता। ममता
बनर्जी खुल के कहती हैं कि हम यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठ, अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया बंगाल में आकर के रहता है तो मुझे आप बताइए क्या बंगाल में रहने वाले मुसलमानों का नुकसान नहीं है इसमें? तो फिर वो किस तरीके मैं से यहाँ पॉलिटिक्स ये को भी ले एक जाना सवाल रखना चाहती हैं? चाहूंगा आप लोगों के सभी के सामने। ममता बनर्जी को अगर ओवैसी से सीधा मुकाबला है या दिक्कत है, या उनको लगता है कि वो उनके वोट बैंक में सेधमारी कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो वो कट्टरता को लेकर के उनका या उनकी पार्टी का खुलकर के नाम क्यों नहीं लेती हैं? वो जो अल्पसंख्यक कट्टर होता जा रहा है कह करके अपनी बात इशारों में कहती हैं, एक शगुफा छोड़ती हैं। अगर अल्पसंख्यक कट्टर होता जा रहा है एक बहुत बड़ा इल्जाम है, ओवैसी या उनकी पार्टी कट्टर हो गई है वो एक दूसरा इल्जाम है। वो सियासी लड़ाई लड़ सकती हैं ये इल्जाम रख करके, इन्होंने दूसरे तरफ से जो है वार करने की कोशिश की है या कहीं ना कहीं पाले में गेंद डाली है, इसको हम कैसे देखें? देखिए मुझे जो लगता है इमरान भाई, अगर आप ओवरऑल अभी पिछले 5 साल की पॉलिटिक्स भी देखिए, अभी आपने देखा कि बीजेपी गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक पे बिल पास कर दिया और हम लोगों ने 2019 के इलेक्शन के जो रिजल्ट देखे उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि मुस्लिम वोट बैंक भले 5% खिसका हो, पर वो बीजेपी की तरफ निश्चित तौर पे खिसका है। तो इसमें एक चीज तो देखिए, बीजेपी का जो एक हवा क्रिएट किया गया और या जो डरवाया गया या जो भी कहा जा रहा है, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि जिन भी राज्यों में बीजेपी का शासन रहा है वहां पे कभी आप ये नहीं देखेंगे कि किसी कम्युनिटी को रिलीजन के बेसिस पर टारगेट किया गया। गुजरात का दंगा एक एक्सेप्शनल था, उसके एक अपने रीजन थे। उसके अलावा 18 स्टेट्स में जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार रही हो और वहां ना तो कभी कोई दंगा रिपोर्ट किया गया, ना कोई मास एक्सोडस माइनॉरिटीज का रिपोर्ट किया गया है। तो ये जो डरवाया जा रहा है इसको प्रूव भी नहीं कर पा रहे हैं। एक बात तो मुझे यहाँ पे ये कहनी है। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये कहनी है कि ये जो मॉडरेट एक मुस्लिम कम्युनिटी अब सामने आ रही है, मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है, और वो एक ऐसी मॉडरेट कम्युनिटी है जो कि इस इस्लाम, इस मुसलमान, इस हिंदू, इस कट्टरता इनसे उब चुकी है। वो अब एक प्रॉपर इंटीग्रेशन चाहते हैं और वो इस देश की तरक्की में भी शामिल होकर के अपना हाथ बटाना चाहते हैं। उनको हिंदू मुसलमान में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रह गया है। ये जो शगुफा छोड़ा या जो ये स्टेटमेंट ममता बनर्जी ने दिया है, ये बेसिकली मुझे लगता है कि उस मेजॉरिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए है, जहां पर वो ये कहना चाह रही हैं कि इस्लाम में मुसलमानों में भी कट्टरता बढ़ाने का काम ओवैसी कर रहे हैं। तो जो मॉडरेट मुस्लिम्स हैं उनको ओवैसी की तरफ जाने के बजाय ममता बनर्जी की तरफ आना चाहिए, जिसको कि आप एक सॉफ्ट इस्लाम भी कह सकते हैं, जैसे कि अभी 2019 के इलेक्शन में। हमारे साथ इस वक्त तन्मय घोष साहब भी जुड़ गए। हम बात कर रहे हैं बंगाल की राजनीति पर। ममता बनर्जी ने एक नया शगुफा, एक सियासी शगुफा छोड़ा और कहा कि अकलियतों में भी कट्टरता बढ़ रही है, उनको मोहतात रहना चाहिए उन लोगों के साथ जाने में जो कि कट्टरता की बातें करते हैं। और उनका इशारों में इशारा ओवैसी की पार्टी की तरफ था। ओवैसी ने भी इसका तुरंत जवाब दिया और कहा कि मगरबी बंगाल में अकलियतों की हालत बहुत खस्ता है और अगर उनकी बात उठाना कट्टरता है तो ठीक है, हम कट्टरता कर रहे हैं। और इस तरह की उन्होंने बातें की और यह भी कहा कि अगर आपको रोकना ही था तो बीजेपी को रोक देते, लेकिन जब आपसे 42 में से 18 सीटें आपके हाथ से निकल गई तो अब आपको ये फिक्र होने लगी, जबकि हम अभी वहां पर इलेक्शन में आए नहीं है, तब भी आपके अंदर में एक कुंठा, ये खौफ है। ये मोटे तौर पर ये राजनीति हो रही है। मेरे साथ तन्मय घोष साहब जुड़ गए हैं, तृणमूल के समर्थक हैं, उनसे मैं बात करूंगा। तन्मय घोष साहब, ये जानना चाहता हूं ममता बनर्जी को अकलियतों में कौन सी कट्टरता नजर आ रही है? कौन सी अकलियत कट्टर हो गई? ये अकलियती कट्टरता, ये शिद्दत पसंदी है क्या? जरा समझा दीजिए। तो पहले तो इमरान भाई नमस्कार और थैंक्स, लेकिन शुरू में इससे करूंगा कि पहले भी आपके शो में आ चुका हूं, आपको बोला कि डोंट इंट्रोड्यूस मी एज तृणमूल समर्थक। ठीक है, चलिए सियासी तर्जयकार बोल देता हूं आपको। ठीक है, चलिए बंगाल का रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से मैं एक चीज बोल सकता हूं कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स का चालू हुआ है इंडिया में, ये आप हिंदू एक्सट्रीमिस्ट बोलिए या मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट बोलिए, दोनों ही हमारे देश के लिए, हमारा सियासत के लिए बहुत हानिकारक है। ये बंगाल की सरकार कर क्या रही है? अगर दोनों ही तरफ से कट्टरपंथी ताकतें हावी हो रही हैं तो सरकार कर क्या रही है वहां पर? किस बात का इंतजार कर रही है? हाँ, मैं आ रहा हूं। तो ये खेल अभी बीजेपी खेल रहा है बहुत दिन से बंगाल को, और आप उनको मैदान दे रहे हैं। आप उनको मैदान दे रहे हैं। नहीं, मैदान नहीं दे रहा हूं। जो आप लोकसभा इलेक्शन में देखा है उसके रीजन कुछ और था, लेकिन बंगाल का जो पॉपुलेशन है वो लोग एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट नहीं करता है, कभी भी नहीं किया है, वो आपको पता चल जाएगा। बट अभी क्या कर रहा है, हमको जो लग रहा है कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट के हिसाब से बीजेपी जितना गेन किया है उतना गेन अभी नहीं कर पाएगा। एनआरसी लेके पूरा बंगाल में हलचल मचे हुए हैं, तो उनको जो लॉस हो रहा है उसको संभालने के लिए
ये बी टीम हिसाब से ओवैसी साहब को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। आप सोच लीजिए ओवैसी साहब क्या कर सकते हैं यहाँ पर। उनका पार्टी मीम उनका तो नेग्लिजिबल वोट है। अभी वो नेग्लिजिबल वोट में से वो तो जीत नहीं सकते, लेकिन जरूर एक चीज कर सकते हैं कि वो वोट काट के बीजेपी को फायदा दे सकते हैं। तो ये हमने बाकी जो सारा स्टेट है वहां पर भी देखा है मीम कैसे सब बीजेपी को फायदा दिया है। तो हमको लगता है कि ये एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स जो बंगाल में लाया जा रहा है, तो ये बेसिकली। लेकिन मुझे ये बताइए तन्मय, शिद्दत पसंदी की, कट्टरता की राजनीति क्या होती है? हम उसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि एक मस्जिद का इमाम कहता था कि मैं लाल बत्ती नहीं हटाऊंगा, वो सीधे तौर पर जिहाद की धमकी देता था। हालांकि बाद में कार्रवाई हुई, दबाव बना तो, लेकिन कितने दिनों तक उसको नजरअंदाज किया गया ये भी हमने देखा। ये भी हमने देखा कि एक खबर चलती है, बाद में उसका खंडन आता है तृणमूल की तरफ से कि पश्चिम बंगाल के बच्चों के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में मुसलमान बच्चों के लिए अलग खाने पीने का इंतजाम, कैंटीन रखी जाएगी। उसके बाद उसका खंडन आता है, इस तरह की बात। और आम चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में जो हिंसा वेस्ट बंगाल में हुई है, वो क्या तशद्दुद की, वो क्या कट्टरता की राजनीति नहीं है? है, लेकिन वो धर्मियों कट्टरता नहीं है, वो राजनीतिक कट्टरता है और उसके हम लोग खिलाफ है। मैं पर्सनली खिलाफ हूं। लेकिन अभी जो लाया जा रहा है, जो हमारा देश का सेकुलर स्ट्रक्चर है, जो सोशल फैब्रिक है, उसको तोड़ने के लिए ये आप हिंदू एक्सट्रीमिज्म बोलिए या मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म बोलिए, बोथ आर डेंजरस फॉर आवर सेकुलर फैब्रिक। एंड ये पॉलिटिक्स अभी लाया जा रहा है जो बंगाल में नहीं था। आपको मैं याद दिला देता हूं कि 92 का जो दंगा हुआ था देश भर में, उसमें पूरा वेस्ट बंगाल में आप एक भी दिखा नहीं पाओगे कोई हिंसक तो कुछ हुआ था। मतलब हम लोग एक साथ रहते हैं, हिंदू या मुस्लिम कुछ मायने नहीं रखते, हम लोग एक साथ भाई भाई करके रहते हैं। तो लेकिन ये तो आप मानेंगे ना, ये तो मान रहे हैं ना कि अकलियतों की राजनीति हो रही है, अकलियतों की, अल्पसंख्यकों की राजनीति तो कर रहे हैं ना, सभी कर रहे हैं, और तृणमूल तो खास तौर से कर रही है ना। ये जो पॉइजन है, ये पॉइजन बंगाल में घुसाने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि बंगाल को तोड़ नहीं पा रहा है। तो बंगाल में ये एक्सट्रीमिज्म जो है, तृणमूल बड़ा वोट बैंक मानती है ना अकलियतों को, ये तो आप मानेंगे ना, बिलखुसूस मुसलमानों को। देखिए, मैं पहले ये सेंटेंस को अपोज करता हूं कि मुसलमान को सभी लोग वोट बैंक के हिसाब से मानते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। क्यों उन लोगों को सिटीजन के हिसाब से मान नहीं सकते हम लोग? उसको हमेशा क्यों वोट बैंक के इसमें हम देखना चाहेंगे? ममता जी क्यों उनको चेतावनी दे रही हैं, क्यों उनको चेता रही हैं कि आप बच के रहिएगा, कट्टरता बढ़ रही है और दूसरे लोग आपका फायदा उठा लेंगे? ये तो फैक्ट है। अगर आप हिंदू, वो दोनों ही बोला है ना ममता जी कि हिंदू एक्सट्रीमिज्म जैसा है, यहाँ पर मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म भी आप घुसने मत दो। मुस्लिम भाई लोगों को बोला है कि जो हमारा कल्चर है, जो हम लोग मिले जुले रहते हैं, ऐसे रहेंगे। तो आपको जरूरत नहीं है कि कोई बाहर से आके उनको एक्सट्रीमिज्म फैलाएगा, ये जरूरत नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ उसका वोट शेयर इवन इज नॉट 0.01% इन वेस्ट बंगाल। फिर वो क्यों इतना उछल रहा है? और वो भी इलेक्शन के आगे आगे, क्योंकि मैं बोला, आप अगर ग्राउंड रियलिटी चेक करते हो, आपका नेटवर्क है, आप देख लो कि ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में एनआरसी को लेके हंगामा मचे हुए हैं। तन्मय जी का सवाल फिर महेश जी आपकी तरफ आया, जो विजय जी आप पर लगाते हैं कि जब ओवैसी जहां एक्टिव होने लगते हैं, वहां बीजेपी को कुछ कमजोरी लगती है तो उनको आगे करके एक्टिव किया जाता है। ये इल्जाम है भाई, इसका जवाब दीजिए और दाएं बाएं मत जाइएगा, इस बात का जवाब दीजिए। नहीं, देखिए इमरान साहब, वो कोई भी इल्जाम लगाए तो शुरू में आए और अपने आप को ऐसे बताने लगे कि बड़े सेकुलर होकर बात करेंगे, लेकिन वो फिर आगे उसी मुस्लिम वोट के ऊपर, और मुस्लिम वोट के ऊपर जो ममता जी का फोकस है उसी को फिर वो निहारने और बताने लगे। पहली बात तो इनको अगर इतना ही ममता जी के शासन के और ममता जी के तृणमूल के जो अभी जो सत्ता है उसको लेकर और इतने ही इनको अपने काम पर भरोसा है, तो आज की डेट में उस भरोसे के ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप जिस राज्य के पूरी बात सुन लीजिए, जिस राज्य के आप अमर्त्य सेन को कुछ मानते हैं कि नहीं मानते हैं? 2016 में अमर्त्य सेन कह रहे हैं कि वहां पे जहां पे 27% मुसलमान हैं, उस 27% मुसलमान में 1% मुसलमान के पास अकाउंट खाता है। 15,000 साल का वो कमाता है जो 3% आबादी है, 9% आबादी है जो 5,000 रुपया कमाता है। आपको शर्म नहीं आती है? ये जब डाटा हम और आप पढ़ते हैं तो हमें शर्मिंदगी महसूस होती है कि नहीं कि हम किस देश में रहते हैं, जहां अकलियत के नाम पे उनको खुश करने के लिए आप क्या करते हैं कि कुछ मुल्ला मौलवी को 3,000 रुपए का, सुनिए पूरी, आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था,
आप या तो आराम से सुन लीजिए, आप आराम से सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए। आप वहां 3,000 रुपया इमामों को देते हैं, किस बात के लिए देते हैं? किसने कहा आपको? कहाँ लिखा हुआ है कि एक धर्मावलंबी, एक मौलाना या पुजारी या किसी मंदिर के पुजारी को और किसी मस्जिद के इमाम को आप 3,000 रुपया सरकारी खजाने से उठा के देंगे? ये किस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं? ये आप सेकुलर राजनीति कर रहे हैं, इसी को सेकुलरिज्म कहते हैं। अब जवाब दीजिए, अब जवाब ले लेते हैं। क्या कहेंगे तन्मय? आप पर इल्जाम लगता है कि आप लोग अकलियतों को अपीजमेंट करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं। नहीं, पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि ठीक है, फाइनली तो रिलीजियन, जात पात छोड़ के डेवलपमेंट के मुद्दे पे आए हैं। पहले मैं क्विक एक चीज बोल देता हूं कि आप जो स्टैटिस्टिक्स दिया है ये सही है, और इसके लिए थैंक्स कि आप इसके ऊपर एटलीस्ट नजरअंदाज तो नहीं कर रहे। बट व्हाट अबाउट दैट कि इंडिया वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 103 पे आ गया है। 138 देश का जो रैंकिंग है, इवन बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल से भी पीछे। तो गवर्नमेंट आप 7 साल से है, तो क्यों आप उसके ऊपर, अगर इसके ऊपर आप शर्मिंदा है तो उसके ऊपर क्यों शर्मिंदा नहीं है? क्यों आप लोग बात नहीं कर रहे हैं कि लास्ट 4 दशक पे, मतलब लास्ट 45 ईयर्स में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है? क्यों नहीं बात कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 3.8% से गिर गया है, जो लास्ट 1 डिकेड में सबसे कम है। क्यों आप उससे बात नहीं कर रहा है? तो थैंक यू ये मुद्दा उठाने के लिए। अभी यही बात तो तन्मय ओवैसी साहब की पार्टी भी कर रही है। वो कह रही है कि मुसलमानों की सबसे खस्ता हालत है, अकलियतों की सबसे खस्ता हालत है वेस्ट बंगाल में हर मामले में। अगर हम उनकी बात उठाते हैं तो ये सांप्रदायिकता तृणमूल के लोगों को लगती है, ममता दीदी को लगती है, तो इसमें क्या गलत है? इमरान, मैं पहले जवाब दे लेता हूं कि अभी मैं आ रहा हूं सेकेंड पार्ट में। आप जो बोला है कि ये जो पुरोहित या मुअज्जिम लोगों को जो बाता देता है, मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं। ये कोई भी रिलीजियस इसको क्यों सरकारी पैसे से उनको बाता देगा? बट फॉर योर इंफॉर्मेशन, जो ये मुअज्जिम लोगों को देता था, ये वक्फ बोर्ड का पैसा है, वक्फ बोर्ड देता था। तो आपको पता है कि वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट से कोई जुड़े हुए संस्था तो है नहीं। ये तो वक्फ बोर्ड देते हैं, वक्फ बोर्ड देते हैं, मैं जी वक्फ बोर्ड देते हैं, और सरकार के वो कहीं ना कहीं अधीन होते हैं। पैसे जाते नहीं, वक्फ बोर्ड का पैसा, वक्फ बोर्ड का, वक्फ की प्रॉपर्टीज के पैसे होते हैं। मैं जी वक्फ की प्रॉपर्टी का पैसा होता है। तन्मय जी ऐसा, तन्मय जी वेस्ट बंगाल में क्या सरकार दे रही है? उनसे पूछ लेते ना, वो वेस्ट बंगाल में सरकार दे रही है क्या? 10,000 रुपए दे रही है सरकार, दे रही है अपने खजाने से क्या? किसको? कह दे, मना कर दे इमामों को। नहीं, आप देख लीजिए, वही तो मैं बोला कि आप एक बार छानबीन कर लीजिए। इसको लेके बहुत हल्ला हुआ था कि ऐसे दे रहा है, ऐसे दे रहा है। तृणमूल पार्टी का भी कोई लोग इसको एंडोर्स कर रहा था कि हम लोग दे रहे हैं। जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आयुष्मान भारत पश्चिम बंगाल में अगर लागू नहीं किए हैं तो वो उससे कौन वंचित हुआ है? वहां पर अगर आपने स्किल डेवलपमेंट का काम रोका है तो उससे किसको नुकसान हुआ है? वहां पर अगर किसान सम्मान निधि योजना को रोका गया है तो किसको नुकसान हुआ है? वहां मुझे यह बता दीजिए कि अगर बेटियों के लिए कोई हमने योजना लागू करी है और तो उसको आप पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने रोक दिया तो उससे किसका नुकसान हुआ है? डिबेट में दिखाया था मैं लास्ट में जुड़े हैं असल में, जल्दी जवाब। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जो योजना आप लाए थे उसका क्या इम्पैक्ट है? पर हेड जितना आ रहा है, पर हेड 200 रुपया से कम आ रहा है, और आप बोल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हम लोग योजना लाया है। तो वो योजना का कंपेयर में यहाँ पर जो कन्याश्री लाया है, आप देखिए कन्याश्री कितना इफेक्टिव है, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पूरा इंडिया में कितना इफेक्टिव है। हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ 200 रुपए की जो बात कर रहे हैं बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं तन्मय जी। आप नंबर ऑफ के तहत आज आपको प्रेरणा कहां से मिली? आप कहां से आपके उससे पहले केंद्र सरकार की इस स्कीम से पहले आपके पास क्या स्कीम थी? उससे पहले क्या ममता बनर्जी सरकार में नहीं थी? क्या उससे पहले उनको ये नहीं सोचना चाहिए था? आपने सिर्फ काउंटर करने के लिए, आप अपनी राजनीति करने के लिए, आप अपनी तुच्छ राजनीति की वजह से इस तरह की चीजों को अगर आप कर रहे हैं, क्या आप केंद्र सरकार की भी उस योजना को लेकर और अपनी योजना को अगर उसको दोनों को मिलाकर अगर दे देते किसी बहन में आप बहुत आखिर में मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े तो हम और बात कर सकते थे, लेकिन आप लोगों ने ये आपने साफ कर दिया इस सियासत के हवाले से, और सीधे बीजेपी पर आपने इल्जाम मर दिया। ओवैसी को पर फिर भी आप लोग जो है सीधे, यानी मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, चूंकि आप कह रहे हैं कि आप समर्थक भी नहीं है, आप वेस्ट बंगाल के एक प्रतिनिधि के तौर पर बात कर रहे थे, तो भी आप कहीं ना कहीं मजलिस को बचाते हुए सीधे तौर पर बीजेपी को ही घेरने की फिराक में। सीधी बात है, बड़ा मुकाबला इस बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल के बीच होने वाला है। दोनों अपनी अपनी गोटी सेट कर रही है, दोनों अपनी अपनी सियासी बिसात बिछा रही है, लेकिन
लेकिन इस बीच ओवैसी भी एंट्री मारने की कोशिश में, जिससे ममता बनर्जी को थोड़ा खौफ है और वो समझ पा रही हैं कि अगर इसका नुकसान होता है तो फिर फायदा किसको होगा और नुकसान बड़ा किसको होगा। चलिए इस पर और बात करेंगे, सियासी इस पहलू को और टटोलने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस बातचीत के लिए आप तमाम लोगों का शुक्रिया। वक्त पूरा हुआ जाता है, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला, इस मौजू पर और बात करेंगे। आप देखते रहिए जी सलाम।